देखो बच्चों, आज के लेक्चर में हम स्पिन स्पिन कपलिंग को स्टडी करेंगे, ठीक है। अब ये स्पिन स्पिन कपलिंग के अंदर एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे। मोटी सी एक बात याद रखिए आप कि स्पिन स्पिन कपलिंग के अंदर क्या होता है कि जो इंटरेक्शन है जो नेबरिंग न्यूक्लियाई है उनके बीच में इंटरेक्शन होती है। देखो केमिकल शिफ्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, केमिकल शिफ्ट में हमने पढ़ा था कि कोई एनएमआर न्यूक्लियस है उसके आजू बाजू की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो उसको इफेक्ट करेगी और केमिकल शिफ्ट आएगा हमारे पास। लेकिन स्पिन स्पिन कपलिंग के अंदर क्या होगा कि एक न्यूक्लियस के बगल में नेबर में अगर कोई दूसरा न्यूक्लियस पड़ा हुआ है बेटा, तो उस न्यूक्लियस का स्पिन भी हम जिस न्यूक्लियस को स्टडी कर रहे हैं उसके स्पिन को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब हम अंडर मोर हायर रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम एनएमआर रेजोल्यूशन लाइंस को देखते हैं तो वो हमें और ज्यादा स्प्लिट होकर दिखती है, ठीक है। तो आप कह सकते हो दैट ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन neighboring nuclei, interaction between spins of neighboring nuclei, resonance line under very high resolution, instruments are seen to contain several finely spaced lines, ठीक है। ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, उस न्यूक्लियस की रेजोनेंस लाइन आपको इस तरीके से दिखती है। अब ये कहता है कि जब हम उसको अंडर वेरी हाई रेजोल्यूशन ऑब्जर्व करेंगे तो बेटा ये हाई रेजोल्यूशन लाइन जो है बेटा वेरी हाई रेजोल्यूशन, ये जो लाइन है ये आपको एक सिंगल रेजोनेंस लाइन नहीं दिखेगी, बल्कि आप देखोगे कि ये भी बहुत सारे कंपोनेंट्स क्या हुई पड़ी है, स्प्लिट हुई पड़ी है। और वो कंपोनेंट्स की स्प्लिटिंग वो कितने कंपोनेंट्स में स्प्लिट होगी ये डिपेंड करेगा किस पे, उसके नेबरिंग न्यूक्लियस के स्पिन्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो स्पिन स्पिन इंटरेक्शन में बेटा एक बात ध्यान रखना, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन किस वजह से आता है। स्पिन स्पिन इंटरेक्शन हमारे पास आता है ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन स्पिन्स ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियाई की नेबरिंग न्यूक्लियाई के स्पिन स्पिन का इंटरेक्शन जब हमारे पास होगा तो हमारे पास स्पिन स्पिन इंटरेक्शन आएगी, जिसकी वजह से अंडर वेरी हाई रेजोल्यूशन हमें क्या दिखेगा कि जो हमारी रेजोनेंस लाइन है दिस ऑल्सो contains several finely spaced lines, ये और ज्यादा कंपोनेंट्स में बटी हुई है, ठीक है। और बचे जो ये न्यूक्लियस के स्पिन का इंटरेक्शन है ये कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। ये किस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा। मान लीजिए हमारे पास ये न्यूक्लियस है ए, ठीक है, ये न्यूक्लियस ए है हमारे पास और इसके अराउंड इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, ये ए हमारे पास न्यूक्लियस है और ये इसकी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। इस ए के बगल में बेटा एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है बी। ये ए और बी न्यूक्लियस हम किस हिसाब से कह रहे हैं भाई, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, इक्विवेलेंट हो सकते हैं, नॉन इक्विवेलेंट हो सकते हैं, इसका स्पिन कुछ और हो सकता है, इसका स्पिन कुछ और हो सकता है। दोनों न्यूक्लियस मैग्नेटिकली एक्टिव होने चाहिए। ये नहीं है कि इसका जीरो स्पिन है, अगर एक न्यूक्लियस का स्पिन जीरो है तो वो तो एक मैग्नेट है ही नहीं, क्योंकि उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, जीरो होगा। तो नॉन जीरो स्पिन का न्यूक्लियस होना चाहिए, ठीक है। दोनों का स्पिन डिफरेंट हो सकता है और इसकी भी कुछ इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है। तो ये दोनों बेटा ए और बी
न्यूक्लियस जो है ये डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेंगे। ये कैसे इंटरेक्ट करेंगे? ए इफेक्ट करेगा। ए का जो न्यूक्लियर स्पिन है वो न्यूक्लियर स्पिन इस ए के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है इसको अफेक्ट करेगा। वो इसके ऊपर एक ईएमएफ जनरेट करेगा। देखो ये ए एक न्यूक्लियस है और ये एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं वो भी टाइनी मैग्नेट्स की तरह काम कर रहे हैं क्योंकि उनका खुद का अपना एक स्पिन है। तो ये ए वाला न्यूक्लियस ये खुद की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे क्या करेगा? एक तरीके का करंट जनरेट करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा। इन टर्न इसकी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जब इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण अफेक्टेड होगी तो इसकी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इस बी वाले न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को इफेक्ट होगी। और जब इसकी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी में कुछ चेंज आएगा तो वो चेंज किसके ऊपर दिखेगा? हमें इस बी न्यूक्लियस के ऊपर दिखेगा। तो ये जो इंटरेक्शन है बिटवीन न्यूक्लियर स्पिन्स ये बेटा एक टू स्टेज प्रोसेस है। डायरेक्ट न्यूक्लियस इंटरेक्ट नहीं करते, ये टू स्टेज प्रोसेस है। पहले ए न्यूक्लियस अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इफेक्ट करेगा, फिर इस न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इफेक्ट करेगी, फिर जाके वो इफेक्ट किसके ऊपर दिखेगा? बी न्यूक्लियस के ऊपर दिखेगा। तो दिस द न्यूक्लियर स्पिन इंटरेक्शन इज नॉट अ डायरेक्ट प्रोसेस, इट इज अ टू स्टेज प्रोसेस। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है ना? अब ये जो इंटरेक्शन है कि जो मैग्नीट्यूड है द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ न्यूक्लियर कि ये जो इनकी इंटरेक्शन है बेटा ये किस किस बात पर डिपेंड करेगी? ये कुछ पॉइंट्स हैं कि कितनी स्ट्रेंथ होगी। मान लो ए और बी हमें पता चल गया एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई है, दोनों इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन उनके जो इंटरेक्शन का स्ट्रेंथ है बेटा वो कितना है, वो किस किस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। केमिकल शिफ्ट किसकी वजह से है? केमिकल शिफ्ट है बेटा आपका जब न्यूक्लियस के नेबर में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी उसको इफेक्ट करती है उसकी वजह से। स्पिन स्पिन इंटरेक्शन कब आता है? स्पिन स्पिन इंटरेक्शन की वजह से आप देखते हो कि एक सिंगल रेजोनेंस लाइन आपको फर्दर कंपोनेंट्स में स्प्लिट होकर दिखती है। क्यों? क्योंकि नेबरिंग न्यूक्लियस के स्पिन्स भी आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। दिस इज अ टू स्टेज प्रोसेस, डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होती है। कोई न्यूक्लियस ए है उसकी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी के थ्रू बी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी का इंटरेक्शन होता है, फिर बी न्यूक्लियस की चार्ज डेंसिटी बी न्यूक्लियस को इफेक्ट करती है। इस तरह से ये स्पिन स्पिन कपलिंग होती है। अब ये स्पिन स्पिन कपलिंग का जो स्ट्रेंथ है, जो इंटरेक्शन स्ट्रेंथ है, ये किस किस बात पर डिपेंड करेगा? एक बार ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि ये स्पिन स्पिन कपलिंग किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी एट ईच न्यूक्लियस, कि भाई जो न्यूक्लियस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कितनी है, इस तरीके से। ठीक है, सेकंड है कपलिंग ऑफ टू न्यूक्लियर occur by orbital motion of valence electron. Okay, valence electron the nuclear magnetic moment of A induces current in electron cloud.
and resulting magnetic field will be sent by nucleus H B. अब ये कह रहा है कि जो कपलिंग ऑफ न्यू न्यूक्लियाई ए एंड बी occur there orbital motion of valence electrons की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के ऊपर ये डिपेंड करेगी. The nuclear magnetic moment of nucleus A will induces a current in its electron cloud and the resulting magnetic field कि जब ये जो A न्यूक्लियस है ये जब अपनी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी में करंट इंड्यूस करेगा तो उसकी वजह से क्या दिखेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अंदर. और जो मैग्नेटिक फील्ड है the resulting magnetic field now will affect the other nucleus at B. और इसका उल्टा भी हो सकता है कि B अपनी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है और वो मैम बोलो बेटा. मैम आपकी साउंड बहुत ज्यादा गूंज रही है, कुछ समझ में नहीं आ. अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा पास आके बोलती हूँ. ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसमें लिखा हुआ है कि जो इंटरेक्शन है मोशन की वजह से हुई. ए है इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के कारण जो न्यूक्लियस ए है वो उसके अंदर एक करंट इंड्यूस करेगा. वो करंट की वजह से उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा और ए न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिर इंटर्न बी न्यूक्लियस को इफेक्ट करेगा. या इससे उल्टा हो सकता है कि बी न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड में करंट इंड्यूस कर रहा है और उस इंड्यूस करंट की वजह से बी न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड फिर ए को इफेक्ट कर रहा है. दोनों में ए के लिए भी ट्रू है ये चीज और बी के लिए भी ट्रू है. ठीक है, ये करंट क्यों इंड्यूस्ड हो रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन करंट इसलिए इंड्यूस हो रहा है बेटा क्योंकि हम क्या बोलते हैं ईएमएफ वाला लेंजेस रूल यहाँ पे लगेगा. देखो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, टाइनी मैग्नेट्स हैं और जो न्यूक्लियस है वो भी टाइनी मैग्नेट है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा बेटा तो वहां पे एक ईएमएफ जनरेट होगा. उस ईएमएफ की वजह से एक करंट आएगा. ठीक है, और उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर. और वो मैग्नेटिक फील्ड की फिर किसको इफेक्ट करेगा, न्यूक्लियस ऑफ बी को इफेक्ट करेगा. समझ रहे हो? ठीक है ना. इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट है हमारा अब ये पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है. देखो ये पॉइंट्स मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर सको. बुक में आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैंने इनमें से कुछ काट काट के लिख दिया है. ठीक है, आप अपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीस वीडियोस. ठीक है ना. अब नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखता है कि ये जो स्पिन स्पिन कपलिंग है बेटा इक्विवेलेंट न्यूक्लियस की वजह से आपको ये नहीं दिखाई देगी. समझ रहे हो, इक्विवेलेंट न्यूक्लियस की वजह से आपको ये स्पिन स्पिन कपलिंग नहीं दिखाई देगी. क्यों नहीं दिखाई देगी इक्विवेलेंट न्यूक्लियस की वजह से बेटा, क्योंकि अच्छा एक इक्विवेलेंट न्यूक्लियस आपके कौन से होते हैं, इक्विवेलेंट वो न्यूक्लियस होते हैं जिनका केमिकल एनवायरनमेंट क्या होता है बेटा, उनके सराउंडिंग का सेम होता है. जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ. जैसे हमने CH3 CH2OH देखा था, तो इसके अंदर अपने 6 न्यूक्लियस थे, एक हाइड्रोजन, 2 और 3.
6 हो गए। इसमें से ये 3 क्या थे इक्विवेलेंट, ये 2 क्या थे equivalent। ये 3 आपस में इक्विवेलेंट थे क्योंकि इन तीनों का केमिकल एनवायरनमेंट कैसा था, सेम था। इन दो का केमिकल एनवायरनमेंट कैसा था, सेम था, और फिर इसका इन दोनों से अलग था। समझ रहे हो? तो अब ये कहता है कि इस CH3 के अंदर बेटा जो 3 आपको इस तरीके से H एंड ये H इधर और फिर ये CH2 से बना। तो ये कहता है क्योंकि इनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है। अब मान लीजिए आप कहोगे कि ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस इंटरेक्ट करेगा इस हाइड्रोजन न्यूक्लियस से, ठीक है, हाँ करेगा, लेकिन जिस वे में ये इससे इंटरेक्ट करेगा सेम उसी वे में ये न्यूक्लियस भी तो इसी से इंटरेक्ट करेगा। देखो हमने क्या कहा था कि इक्विवेलेंट न्यूक्लियस की जो एक रेजोनेंस पीक दिखेगी बेटा, वो एक रेजोनेंस पीक आपको सिंगल पीक दिखेगी। कल वाले लेक्चर में हमने इस तरीके का कुछ देखा था। मैं एक बार ऊपर वाले पॉइंट्स को क्लियर कर देती हूँ, अगर आपको हो गया तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। ठीक है मैम एक बार ये थर्ड पॉइंट रिपीट करना एक बार मैम। बेटा थर्ड पॉइंट है, फॉलो तो लिख रही हूं मैंने, उसी को मैं समझाने की ये कोशिश। जो हाइड्रोजन आपने जो बताए कि जो सी के पास 3 हाइड्रोजन है, मैम जो ये 2 हाइड्रोजन है ये आपस में कपलिंग थोड़ी ना हो सकती है इनके बीच में। क्या कह रहे हो शशांक, फिर से बोलो। मैम हाइड्रोजन एटम है जो कार्बन के साथ अटैच्ड है हाँ CH3 में, तो हाँ मैम 2 हाइड्रोजन के बीच में कपलिंग क्या हो सकती है? एक मिनट फिर से बता। ये आपका H H O H H H H। तो देखो स्पिन स्पिन कपलिंग का जो मेन मोटिव है वो क्या है कि दो नेबरिंग न्यूक्लियस की स्पिन आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर इसके तीसरे पॉइंट में हमने जाके लिख दिया दैट कपलिंग बिटवीन इक्विवेलेंट न्यूक्लियर इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, कि हम उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्यों ऑब्जर्व नहीं कर सकते? देखो कल इसके लिए हमने एक रेजोनेंस ग्राफ बनाया था, रेजोनेंस केमिकल शिफ्ट के लिए वो हमने कुछ इस तरीके से बनाया था कि ये भी किसकी है आपकी TMS की है, फिर ये आपकी किसकी थी CH3 की, ये किसकी थी आपकी CH2 की थी, और ये किसकी थी बेटा OH। कुछ इस तरीके का ग्राफ हमने बनाया था, ठीक है। अब मैं ये आपको कहना चाह रही हूँ कि आपको ये पता है कि इक्विवेलेंट न्यूक्लियस कौन से होते हैं जिसका केमिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, एक जैसा होता है। तो आप ये देखोगे कि इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी है उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी है, उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी है। ये तीनों क्या है, केमिकली इक्विवेलेंट है। इन तीनों के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सेम है, यानी कि ये तीनों आपस में जब एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे तो इनका इफेक्ट कैसा होगा, एक जैसा इफेक्ट होगा। तो इन तीनों की इक्विवेलेंट न्यूक्लियस की कपलिंग को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। समझ रहे ना, इक्विवेलेंट न्यूक्लियस की कपलिंग को हम इग्नोर कर सकते हैं। ये मैं देखो अब जैसे फर्दर हम इसको स्टडी करेंगे तो फर्दर आप क्या देखेंगे, ये दिखाई दे रहा है सभी को कि ये जो CH3 सिंगल लाइन आपको दिखती है एक्चुअल में ये सिंगल लाइन नहीं है, ये अपने आप में ही आपको कुछ स्प्लिटेड कंपोनेंट्स के रूप में दिखेगी। और ये स्प्लिटिंग किस पे डिपेंड करेगी, ये स्प्लिटिंग डिपेंड करेगी इस CH2 के अंदर जो न्यूक्लियस है उनके इंटरेक्शन पे, और इस O के अंदर जो OH ऑक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस बात पे। अब अगर आप ये कहोगे कि खुद CH3 के अंदर भी 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं तो उनकी वजह से भी ये स्प्लिटिंग दिखनी चाहिए, तो ये नहीं दिखेगी बेटा। आप एक बार ध्यान रखना कि स्पिन स्पिन कपलिंग डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियस की वजह से, ना कि सॉरी यस नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियस की वजह से। इक्विवेलेंट न्यूक्लियस की वजह से स्पिन स्पिन कपलिंग को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका केमिकल एनवायरनमेंट कैसा होता है, सेम, ठीक है। तो ये बात इसके थर्ड पॉइंट पे लिखी है। फोर्थ पॉइंट इसका क्या है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस। 3 पॉइंट हम कर चुके हैं।
डी पॉइंट है, जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Gn या इसको mu n इज इक्वल टू गामा j। न्यूक्लियस के लिए ये इस तरीके का होता है, j से लिखा था हमने ये I से लिखा था, इसको I से लिख सकते हैं। mu n इज इक्वल टू गामा I होता है, ठीक है। और फिर इस गामा को हम कैसे लिख सकते हैं, गामा को हम लिख सकते हैं that Gn E by 2 mass of proton 1। तो ये क्या कह रहा है कि जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस गामा के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यानी कि इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि आपके पास कोई दो न्यूक्लियस है, ठीक है, आपके पास कोई दो न्यूक्लियस है ए एंड बी, और ये दोनों न्यूक्लियस मैग्नेट किसकी वजह से बनते हैं, ये दोनों न्यूक्लियस मैग्नेट बनते हैं पी के मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट मान लिया हमने क्या है, म्यू एन ए, और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हमने क्या मान लिया बेटा, म्यू एन बी। और ये म्यू एन ए और म्यू एन बी आपके किस पे डिपेंड कर रहे हैं, म्यू एन ए म्यू एन बी आपके डिपेंड कर रहे हैं ये गामा, ये गामा आप देख रहे हो किस पे डिपेंड कर रहा है, जीएन पे। जीएन क्या है, न्यूक्लियर गायरोमैग्नेटिक या न्यूक्लियर लैंडेस जी फैक्टर है। तो ये कह रहा है कि ए और बी के बीच में जो स्पिन स्पिन कपलिंग है वो उनके मैग्नेटिक मूवमेंट्स पे डिपेंड कर रही है, और इनके जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं वो आपके इस गामा पे डिपेंड कर रहे हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे ये कहना चाहता है। और ये गामा इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, लैंडेस जी फैक्टर ऑफ न्यूक्लियस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि स्पिन स्पिन कपलिंग किसकी वजह से है, मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस की वजह से। और मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस कहाँ से आया है, इसके मैग्नेटिक मूवमेंट से आया है, और वो मैग्नेटिक मूवमेंट इंटर किस पे डिपेंड कर रहा है, गामा पे डिपेंड कर रहा है। तो दो न्यूक्लियस का जो ये गामा है ये क्या है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि उनके बीच की जो स्पिन स्पिन कपलिंग है वो, उसका जो इंटरेक्शन का स्ट्रेंथ है वो कितना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ई पॉइंट। कपलिंग generally decreases as the number of interacting bonds increases and not visible over 4. तो देखो फिर इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये अपना था H H H O H। तो ये कह रहा है कि जो ये इंटरेक्शन है ये बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता जाएगा स्पिन स्पिन इंटरेक्शन आपकी वीक होती जाएगी, और 4-5 बॉन्ड के बाद इसका मैग्नीट्यूड इतना कम हो जाता है कि ये दिखती ही नहीं है। यानी कि अगर हम इन दोनों न्यूक्लियस के ऊपर बात करते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, तो आप इस ऑक्सिल ग्रुप वाले हाइड्रोजन का इंटरेक्शन से देखोगे तो इसकी स्ट्रेंथ कुछ और होगी। लेकिन जब आप CH3 वाले ग्रुप के जो हाइड्रोजन है जब आप उनके ऊपर इस H का इफेक्ट देखोगे तो वो आपको तब दिखेगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो बॉन्ड लेंथ है CH3 तक पहुंचते पहुंचते वो ज्यादा हो चुका है, और स्पिन स्पिन इंटरेक्शन बॉन्ड लेंथ के साथ क्या होती जाती है बेटा, कम होती जाती है। ये बात आप याद रखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। अभी तक अगर जितना पढ़ाया है कोई डाउट है तो बच्चे आप लोग पूछ सकते हो फिर से।
मैम ये लास्ट पॉइंट फिर बताना, धीरे बोलो, ई वाला। लास्ट वाला पॉइंट। यस मैम, जो 4-5 बॉन्ड वाला बताया ना अभी, वो वाला। 4-5 बॉन्ड वाला, ठीक है। देखो बेटा, ये वो डाइपोलर डाइपोलर इंटरेक्शन है। देखो, दो न्यूक्लियस क्या है, टाइनी मैग्नेट्स हैं। टाइनी मैग्नेट्स, दो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो। देखो, ए न्यूक्लियस का भी कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट है म्यू एन, बी न्यूक्लियस का भी कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट है म्यू एन बी। तो ये एक तरीके का मैग्नेटिक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। तो आप ये बात याद रखो कि मैग्नेटिक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, उनका डाइपोलर डाइपोलर इंटरेक्शन भी क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस को जब आप CH2 के दो इक्विवेलेंट न्यूक्लियस है, उनको ये हाइड्रोजन ग्रुप का न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है, देखो ये इससे कितने बॉन्ड लेंथ दूर है, 2 बॉन्ड लेंथ दूर है। लेकिन जब आप CH3 के न्यूक्लियस को देखते हो हाइड्रोक्सिल न्यूक्लियस के कंपैरिजन में, तो वो इससे कितना बॉन्ड लेंथ दूर हो गया, 1, 2 और 3 बॉन्ड लेंथ वो दूर हो गए हैं इससे। तो इसीलिए कहा गया है कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, जो स्पिन स्पिन इंटरेक्शन है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होता जाएगा, और 4-5 बॉन्ड लेंथ के बाद उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इतना कम हो जाता है कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई स्पिन स्पिन इंटरेक्शन न्यूक्लियस के बीच में नहीं हो रहा। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगी। पहले मान लीजिए आपके पास दो न्यूक्लियस, एक ए न्यूक्लियस है और एक आपके पास बी, ठीक है। एक ए टाइप का न्यूक्लियस है आपके पास और एक बेटा आपके पास है बी टाइप का न्यूक्लियस, ठीक है। अब आप मान के चलिए ये स्पिन है 1/2 और ये स्पिन भी कितना है 1/2। अब मैंने कहा कि जो बी टाइप के न्यूक्लियस है वो मेरे पास कितने हैं, 2 मिलियन नंबर, यानी कि मेरे पास दो बी के न्यूक्लियस है जिनका स्पिन कितना है 1/2 1/2। अब इसके जो दो स्पिन है वो इस एक स्पिन के साथ बेटा क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो देखो वो इंटरेक्शन किस तरीके से होगा, मैंने कहा मेरे पास एक ए न्यूक्लियस है और एक बी न्यूक्लियस है। ये ए और बी न्यूक्लियस हम किस बात पे बोल रहे हैं, उनके जो स्पिन है उस टाइप पे, कि एक बी टाइप का न्यूक्लियस है जिसका स्पिन 1/2 है। और ए और बी टाइप में क्यों कह रही हूँ कि ये दोनों नॉन इक्विवेलेंट है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो कि एक तो मेरे पास ये CH3, ये है H H और OH। तो देखो बेटा, एक तो न्यूक्लियस इस OH के पास भी है और सेम न्यूक्लियस इस CH2 के पास भी है, लेकिन ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। तो आप मानो कि ये जो OH वाला है कि A टाइप का न्यूक्लियस है, इसका स्पिन भी A है, और ये जो B टाइप है इसके पास दो न्यूक्लियस है, दोनों का स्पिन कितना है 1/2 1/2। तो ये एग्जांपल आपको समझ आया कि एक ए टाइप का स्पिन है जिसका स्पिन 1/2 है और एक बी टाइप का न्यूक्लियस है जिसके पास 1/2 1/2 के दो स्पिन है हमारे पास। तो बेटा देखो, जो बी के अंदर आपके पास दो स्पिन है, अब ये दो स्पिन कितने तरह से कपलिंग कर सकते हैं,
या तो दोनों आपके क्या हो सकते हैं कि बी में पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है। ये अप हो सकता है, ये डाउन हो सकता है, या ये पहले वाला डाउन स्पिन हो सकता है और दूसरे वाला अप स्पिन हो सकता है, या फिर दोनों पैरेलल हो सकते हैं और इस तरीके से, या तो पैरेलल हो सकते हैं या एंटी पैरेलल हो सकते हैं। पैरेलल में दो कॉम्बिनेशन है, 1/2 -1/2 -1/2 और ये एंटी पैरेलल। तो देखिए इस कॉम्बिनेशन का जो ऊपर का स्पिन क्वांटम नंबर है डेल्टा एम आई को बेटा तो कितना बनेगा 1/2 कितना बन गया इस कॉम्बिनेशन का, इस कॉम्बिनेशन का बन गया हमारा, इस कॉम्बिनेशन का देखते हो +1/2 -1/2 +1/2 -1/2। तो इस कॉम्बिनेशन का जो नेट डेल्टा एम आई का कितना बना 0। इस कॉम्बिनेशन का जो नेट एम आई देखते हो कितना बचेगा -1। समझ रहे हो? तो देखो जो बी टाइप के न्यूक्लियस थे वो अलग अलग तरह की स्पिन ओरिएंटेशन ले सकते हैं। अगर बी टाइप के न्यूक्लियस की स्पिन ओरिएंटेशन अलग अलग है तो देखो ए को बी का न्यूक्लियस कितने तरीके से दिखेगा, 3 तरीके से दिखेगा। अब अपना पास ए न्यूक्लियस बना हुआ है, ये न्यूक्लियस का स्पिन है बेटा मान लीजिए के। अब ये न्यूक्लियस का स्पिन इस कॉम्बिनेशन को भी देख सकता है, ये इस कॉम्बिनेशन को भी देख सकता है बेटा, और ये जो ए न्यूक्लियस है बेटा ये इस कॉम्बिनेशन को भी देख सकता है। अब अगर दोनों स्पिन पैरेलल कॉम्बिनेशन के हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते होंगे वो कुछ और होगा। अगर दोनों स्पिन इस कॉम्बिनेशन के हैं तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट करेंगे वो कुछ और होगा। अगर ये दोनों स्पिन इस तरीके के हैं तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे वो कुछ और होगा। यानी कि बी न्यूक्लियस की पेयरिंग पर डिपेंड करेगा कि ए को किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा। मान लीजिए इस कॉम्बिनेशन में कुछ एक ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया B1, इस कॉम्बिनेशन में इन दोनों कॉम्बिनेशन में ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जिसको हम कह रहे हैं P2। अब देखो इनका मैग्नेटिक Mi कितना है 0 आ गया, 0 आ गया तो यानी कि इनकी वजह से जो नेट इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा, कोई एनर्जी सेपरेशन नहीं आएगा। क्योंकि जब आप एनर्जी सेपरेशन वाला फॉर्मूला देखोगे वहां पे Mi को अगर तुम 0 रखते हो तो 0 के लिए कोई एनर्जी सेपरेशन नहीं आती है, ठीक है। तो इसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए मान लीजिए जो मैग्नेटिक फील्ड दिखा वो B3 दिखा, तो ए न्यूक्लियस को 3 मैग्नेटिक फील्ड दिखेंगे। एक तो ए न्यूक्लियस में B0 तो बाहर से लग रहा था, इसकी कपलिंग की वजह से इसको दिख रहा है B1, तो एक तो ए को फील्ड फील हो रहा है B0 - B1, एक ए को फील्ड हो रहा है B0 - B2, एक ए को फील्ड फील हो रहा है B0 - B2। तो देखो ए को बी वाले न्यूक्लियस की अलग अलग पेयरिंग की वजह से अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड फील हो रहे हैं, 3 तरह के मैग्नेटिक फील्ड फील हो रहे हैं। इसका मतलब ये ए वाले न्यूक्लियस को 3 तरीके की रेजोनेंस फील होगी अलग अलग तरह। एक तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इस फील्ड के लिए, एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी इस फील्ड के लिए और एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी इस फील्ड के लिए। तो मान लीजिए ए वाले न्यूक्लियस की जो पहली ओरिजिनल जो रेजोनेंस पीक है वो इस पॉइंट पे थी ए न्यूक्लियस पे, लेकिन क्योंकि बी के 3 कॉम्बिनेशन बन गए तो 3 डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड दिखे, तो इसका मतलब कि ए की एक लाइन बेटा कितने में स्प्लिट हो जाएगी 3 में स्प्लिट हो जाएगी। तो देखो ये ए का कितने में स्प्लिटिंग दिखेगा 3 में। अब देखो 3 में स्प्लिटिंग दिखेगा तो फिर से हाइट की बात आएगी, तो ये आपको ये वाले कॉम्बिनेशन का इफेक्ट Mi0 है तो Mi, तो बेटा ये जो ए की रेजोनेंस पीक है इस ए की पीक को बी टाइप के 2 न्यूक्लियस की वजह से 3 तरीके का मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी। फिर आप देखोगे कि एक कॉम्बिनेशन का जो Mi है वो 0 है, तो यानी कि एक कॉम्बिनेशन का Mi 0 है तो इसका मतलब एक कॉम्बिनेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। यानी कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से आपको स्प्लिटिंग के अंदर एक पीक उसी पोजीशन पे दिखेगी जिस पोजीशन पे ओरिजिनल पीक है, ठीक है। फिर आप ये देखोगे कि ये वाली पोजीशन पे जो पीक है उसके लिए कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है बेटा 2 कॉम्बिनेशन, 1 और 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू इन।
और एक इसके राइट। ठीक है, इस बीच वाले की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि इस वाले के लिए आपके दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो इस तरीके से बी टाइप के दो न्यूक्लियस की वजह से एक सिंगल ए न्यूक्लियस की जो रेजोनेंस लाइन थी वो कितने कंपोनेंट्स में स्प्लिट हुई बच्चे? 3 कंपोनेंट्स में स्प्लिट हुई। यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो अलग है, इस वाले के लिए जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो अलग है, और इस वाले के लिए जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है बेटा वो अलग है। तो स्पिन स्पिन कपलिंग के अंदर जो ये स्पेसिंग है, इन स्पेसिंग को हम एक पैरामीटर जे है उससे मेजर करते हैं, स्पिन इंटरेक्शन कपलिंग कांस्टेंट, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन कपलिंग कांस्टेंट जे, और ये जे को हम किसके अंदर मेजर करते हैं बेटा? हर्ट्ज के अंदर मेजर करते हैं। क्योंकि देखो अगर ए ओ हर एक पॉइंट पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड फील हो रहा है तो इसका मतलब हर अलग अलग पॉइंट पे जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो भी अलग अलग। इसके लिए मान लीजिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ν1, इसके लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए ν0, और बेटा इसके लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए। मैम HP6 की क्लास शुरू नहीं हुई है। ठीक है, तो बेटा ये आपकी स्पेसिंग जो है अलग अलग है, और ये जो स्पेसिंग है इसको हम स्पिन कपलिंग कांस्टेंट पैरामीटर जे से मेजर करते हैं।